ठीक है, रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया ये। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आज हमारी पहली ओरिएंटेशन क्लास है। और इसमें ऐसा है भाई कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम दोनों अभी शायद एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। हो सकता है कि आपने शायद मेरा नाम थोड़ा बहुत कहीं से सुना हो, आपके शायद कोई जानने वाले जो कि पढ़ के जा चुके हो, वो शायद मेरे बारे में आपको उन्होंने बताया हो, या फिर अम्मा अब्बा ने जो है वो कहा कि नहीं, जाओ जाके मुख्तलिफ मुख्तलिफ टीचर से जो है वो ओरिएंटेशन क्लासेस लो। तो हो सकता है कि इसलिए हम बस एट द एंड रिजल्ट ये आया कि हम दोनों जो है वो अभी साथ हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ऐसा है भाई कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे और उनके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना होगा। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, कोर्स को कैसे लेके चलेंगे इसके हवाले से बात करेंगे। और कौन यहाँ पर ओ लेवल्स का है यानी जीसीएससी का है, कौन यहाँ पे आईजीसीएससी का है, कौन यहाँ मई जून में पेपर दे रहा है, कौन यहाँ अक्टूबर नवंबर में पेपर दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम समझेंगे। और इसको लेके कैसे चलेंगे, कोर्सेज के हवाले से कैसे चलेंगे, किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, क्या डिफ़िकल्टी जो है वो लोगों को फ़ील होती है उर्दू पढ़ने में, बोरिंग सब्जेक्ट्स है। और बोरियत से मुराद ये है कि जी हमेशा जो है वो कुछ इस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ा है कि अच्छा नहीं लगा। ठीक है? तो ये भी कुछ इश्यूज़ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ये कुछ सवालात हैं जो कि आज उन सब के जवाबात हम ढूँढेंगे। ठीक है? और हम देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली ओरिएंटेशन सेशन, ये जो आज का ओरिएंटेशन सेशन है, सबसे पहला सवाल कि सर ये जो ओरिएंटेशन सेशन है ये आप किसके लिए कंडक्ट कर रहे हैं? आप अक्टूबर नवंबर के लिए कंडक्ट कर रहे हैं या आप मई जून के लिए कंडक्ट कर रहे हैं? ठीक है? आप ये ओ लेवल्स के लिए कंडक्ट कर रहे हैं या फिर आप ये आईजीसीएसई के लिए कंडक्ट कर रहे हैं? तो बेसिकली इस ओरिएंटेशन सेशन को कंडक्ट करने का मकसद ये है कि हम सबके लिए अभी ये ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आ नहीं सके अभी तक, नहीं शायद हो सकता है कोई कमिटमेंट हो। ये मैंने भी बड़ी इमरजेंसी में जो है वो सबको बताया था। तो ये सबके लिए हो रहा है। बादे अज़ां आज की क्लास के बाद जो है वो फिर जो स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर के होंगे फिर उनके लिए अलग बैच हो जाएगा, जो मई जून के लिए होंगे उनके लिए अलग बैच हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने बैच को तोड़ देंगे। ठीक है? लेकिन आज की क्लास के अंदर जो है वो हम बेसिक बातें करने जा रहे हैं। और ये बेसिक बातें जो हैं वो अक्टूबर नवंबर वालों के लिए भी ज़रूरी है, मई जून वालों के लिए भी ज़रूरी है। अक्टूबर नवंबर वालों के पास टाइम कम है इसलिए उनकी क्लासेस ज़्यादा होंगी। मई जून वालों के पास टाइम ज़्यादा है तो इसलिए उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होंगी। आई होप कि आपकी ये पहली क्वेरी का आपको जवाब मिल गया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि ओरिएंटेशन किस लिए कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है? अच्छा, ये हो गई जी पहली बात। इज़ इट क्लियर बेटा, सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई कन्फ्यूज़न किसी को तो पूछ लीजिए। आप माइक खोल के भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आपने ये मेंशन नहीं किया कि वो आईजीसीएसई का है या ओ लेवल्स का। बेटा ये सबके लिए है अभी ओरिएंटेशन सेशन। ठीक है? आईजीसीएसई के लिए भी है और ओ लेवल्स के लिए भी है। मैं आप लोगों को टॉपिक्स अभी बताऊंगा तो सारी क्लैरिटी, यानी कि 8 बजे तक जब तक हमारा ये सेशन है, 8 बजे तक आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या हम करने वाले हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर हम अपनी चीज़ को ले जाने वाले हैं। ठीक है? तो अभी बेसिकली आप सब यहाँ पर इंटैक्ट है मेरे साथ। और यहाँ पे ओ लेवल्स वाले भी हैं, आईजीसीएसई वाले भी हैं, अक्टूबर नवंबर वाले भी हैं और मई जून वाले भी हैं। ठीक है? क्लियर? चले जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब दूसरा मसला है यहाँ पर कि ऑब्वियस मैंने आपको जैसे बताया कि अक्टूबर नवंबर वाले जो भी हैं उनकी क्लासेस जो है वो अलग एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। और मई जून वाले उनकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। बेसिकली हमारे पास जो है जितने भी आप लोग बैठे हैं, कोई यहाँ सिलेबस ए का तो नहीं बैठा हुआ बेटा? कोई यहाँ सिलेबस ए का तो मौजूद नहीं है? बस इतना बता दो। जी उर्दू बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है। तो अगर कोई सिलेबस ए का है तो वो बता दे, क्योंकि हम सिलेबस ए के लिए अभी कोई क्लास नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं जी अभी क्लास, आपको अगर स्क्रीन नज़र आ रही होगी, हम सिलेबस बी की क्लास कर रहे हैं। ठीक है? जिसको हम कहते हैं सेकंड लैंग्वेज।
सेकंड लैंग्वेज की ये क्लास हो रही है। और ये सेकंड लैंग्वेज जो है बेटा GCSE जिसको हम ओ लेवल कहते हैं, ये है जी 3248 के लिए। और ये क्लास है IGCSE और इनका कोड है 0539। ठीक है। तो ये जो क्लास हो रही है, ये दोनों जो है वो सेकंड लैंग्वेज कहलाते हैं। आपका सिलेबस भी ओ लेवल्स का ये 3248 कहलाता है और IGCSE का ये 0539 कहलाता है। ठीक है। तो हम उनके लिए अभी ये ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबके लिए। अच्छा जी, अब आ जाए जी दूसरी चीज के ऊपर। ये तो हो गई जी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। और इसके अलावा अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स के अंदर जो बेसिकली सेकंड लैंग्वेज है, देखो लैंग्वेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, यानी ज़बान। ज़बान बड़ा काम करती है जी, ज़बान बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। एट द एंड आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठाओ, आप उसको सामने वाले को बताओगे कैसे, बोलोगे कैसे? ऑब्वियस कम्युनिकेट करोगे ना। यानी मिसाल के तौर पे कि आपको जी फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी आती है, आपको बिजनेस बहुत अच्छी आती है। एट द एंड सामने वाले को कम्युनिकेट भी करना है। अब वो कम्युनिकेट के लिए जो है वो कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा? ऑब्वियस सर, लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं। तो अब दुनिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे कि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज, चाइनीज़ जो है वो लैंग्वेज। इसी तरह से जी हम लोकली काम करें तो फिर हमें उर्दू की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो अब लोकल से कैसे बात करेंगे? अब वो बेचारा जी उसको नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती, तो आप उसको कैसे कम्युनिकेट करोगे कोई काम? तो आपको वो लैंग्वेज के ज़रिए उसको समझाना होगा ना। ठीक है? तो हम ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लैंग्वेज के ज़रिए ही देखिए, बेसिकली एक पुल का काम करता है लैंग्वेज। ठीक है? मकसद समझिएगा, बेसिकली हम इस सब्जेक्ट को एज़ अ सब्जेक्ट नहीं सिर्फ़ पढ़ रहे हैं। ठीक है? हम बेसिकली इससे बहुत बड़े-बड़े काम करेंगे। ठीक है? इससे बहुत सारे काम करेंगे। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो है वो लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। ठीक है? तो ऐसा है सिलसिला। अब बेसिकली जो हमारे पास कोर्स है, वो कोर्स कैसे चलेगा? वो कोर्स कुछ इस तरह से चलेगा भई कि आपके पास जो टॉपिक्स आ रहे हैं इसको लेकर ज़रा देखते जाइएगा। आपके पास पहला टॉपिक होगा जी दोनों के लिए तफ़हीम है। ये है जी पेपर 1। 2 पेपर्स में इसको डिवाइड किया गया है, पेपर 1 में और पेपर 2 में। ठीक है? तो आपके पास दोनों के लिए मतलब आपके पास ओ लेवल्स के लिए भी और IGCSE के लिए जो पहला क्वेश्चन है पेपर 1 के अंदर वो है जी तफ़हीम का। ठीक है? अब इस तफ़हीम के लिए जो हमें मार्क्स रखे गए हैं, वो कितने रखे गए हैं बेटा? 8 मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है? सब समझिएगा ध्यान से। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है और दूसरा क्वेश्चन का नाम है बेतरतीब जुमलों, अल्फाजों को मिलाएँ। अच्छा जी, ये है जी आपके सिलेबस के अंदर 9 मार्क्स का। ये दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओ लेवल्स के लिए भी और IGCSE के लिए भी। ठीक है? बोथ दोनों के लिए सेम है ये, देखते जाइएगा। इसको हम तफ़हीम को हम अंग्रेज़ी में बेटा कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं और बेतरतीब जुमलों अल्फाजों को मिलाएँ इसको हम अंग्रेज़ी में बेटा मल्टीपल मैचिंग कहते हैं। ठीक है? क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह फर्दर बात करते हैं। अभी मैं ज़रा आपको टॉपिक की सिमिलैरिटी बता रहा हूँ कि टॉपिक्स जो हैं वो कैसे सेम होते हैं। तो ये है जी आपके पास पेपर 1 में पहला एक्सरसाइज़ जो तफ़हीम का है और दूसरा एक्सरसाइज़ जो है बेटा वो आपके पास है मल्टीपल मैचिंग का। इसी तरह से अब हम ज़रा तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास नुकात बनाएँ। ठीक है? नुकात बनाएँ जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग आपके पास सिलेबस के अंदर है 9 मार्क्स का। 9 मार्क्स का ये आपके पास जो है वो तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज़ 4। ये है जी खुलासा, इसको हम कहते हैं तलख़ीस नगारी और अंग्रेज़ी में कहते हैं इसको समरी राइटिंग। ठीक है? तो ये है जी आपके पास 10 मार्क्स का। अच्छा जी, यहाँ तक तो मामला सारा तकरीबन जो है वो सेम ही चल रहा है, सेम ही चल रहा है यहाँ तक कि बेसिकली इस पेपर 1 के अंदर आपके पास जो ये चारों एक्सरसाइज़ेज़ हैं, इन चारों एक्सरसाइज़ेज़ के लिए आपको सबसे पहले एक पैसेज दे दिया जाएगा, इबारत जिसे हम कहते हैं।
ठीक है? अब उस पैसेज की मदद से बेसिकली आपने इनके दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। अब सबके आंसर्स जो हैं बेटा वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है? आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट मोड ऑफ आंसर्स जो है वो डिफरेंट तरह के होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर आपको तफहीम का आंसर करना है, तो तफहीम का आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, ठीक है? तो आपको जी उसको बाकायदा उसके लिए लाइन दी जाती है और प्रॉपर आंसरिंग फॉर्म के अंदर जो है वो आपने जुमला बनाकर आपने उस आंसर को लिखना है। ठीक है? ये है जी मोड ऑफ आंसर। लेकिन ये मोड ऑफ आंसर के लिए ऑब्वियस आपने सही चीज को ढूंढना होगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पर कि दुनिया में सबसे ज्यादा लकड़ियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है? अब पैसेज के अंदर जी वो एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि इस फलाने मुल्क के अंदर जी वहां पे लकड़ियां पाई जाती है, तो बेसिकली ऑब्वियस कि आपको आंसर जो है वो बेटा कहाँ से मिलेगा? पैसेज से मिलेगा। तो ढूंढना पैसेज से है, लेकिन मोड ऑफ आंसर अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होगा, ठीक है? ढूंढना कहाँ से? पैसेज से ढूंढना है, लेकिन मोड ऑफ आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा। कि तफहीम है तो भाई आप प्रॉपर सेंटेंस बनाकर उसके आंसर्स को लिखेंगे। अब इसी तरह से मल्टीपल मैचिंग जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपके पास पैसेज दिया हुआ होगा, ठीक है? अब इस पैसेज का जो मोड ऑफ आंसर है वो किस तरह का होगा बेटा? वो इस तरह का होगा कि बेसिकली आपके पास दिए जाएंगे 4 अलग पैराग्राफ्स, ठीक है? ए बी सी डी, ये 4 पैराग्राफ्स होंगे। अब जो वहां पे एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, आपने पहचानना है कि ये वाला सेंटेंस जो है वो कौन से वाले पैसेज में होगा, ठीक है? ए में है, बी में है, सी में है या डी में है? मैं रिपीट कर दूं इस बात को कि आपके पास अगर ये 9 मार्क्स का है, 9 मार्क्स का आपके पास ये एक्सरसाइज है, तो ऑब्वियस कितने सेंटेंसेस आपके पास दिए जाएंगे, वहां पे कितने सवालात दिए जाएंगे? 9 सवालात दिए जाएंगे। आपका काम क्या है कि आपने उस सेंटेंस को पहचानना है कि इसका ताल्लुक ए से है, बी से है, सी से है या डी से, ठीक है? तो जैसे ही आप पहचान लेंगे कि भाई हाँ ये तो मुझे बी में नजर आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने जाके इसका मोड ऑफ आंसर है टिक लगाना। इसका मोड ऑफ आंसर है टिक लगाना। तफहीम का मोड ऑफ आंसर है प्रॉपर सेंटेंस में लिखना। इसका मोड ऑफ आंसर है टिक लगाना। लेकिन दोनों को कहाँ से सॉल्व किया जा रहा है? पैसेज से सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि ये वाली चीज कहाँ मौजूद है? पैसेज में। यानी कि आपकी जो बेसिक है, बुनियाद है, वो पैसेज से। इसी तरह से हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 3 है, उस एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर जो है बेटा वो है आपके पास नुकात बनाए, नोट्स मेकिंग। अब अगेन पैसेज को आपने तकलीफ देनी है, वहां जाना है और उसके हवाले से आपने पॉइंटर्स ढूंढने हैं कि भाई ये वाला नुक्ता है, ये वाला, यानी लाइक तफहीम कॉम्प्रिहेंशन टाइप का ही होता है, लेकिन इसका मोड ऑफ आंसर जो है वो नुक्ते के फॉर्म में हो। जैसे आप बुलेट्स में नहीं बनाते, बुलेट्स में, तो इस तरह से जी आपके पास यहाँ पर ये भी चीज बुलेट में आ जाएगी, ठीक है? तो ये इसका मोड ऑफ आंसर है। तो तीनों चीजों के लिए हमने देखा कि हमें जरूरत पड़ी है पैसेज की। मोड ऑफ आंसर चेंज है, ठीक है? इसी तरह से जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है खुलासे का, समरी राइटिंग का। अब इस समरी राइटिंग के अंदर जो है भाई, अब आपने समरी का मतलब क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पर कि आपने कोई मूवी देखी है, हसीब खान। हसीब ने अगर मूवी देखी है कोई और 2 घंटे की वो मूवी है, अगर मैं हसीब से कहूँ कि भाई बताओ हसीब के भाई उस फलाना मूवी के अंदर जो है वो तुम जो कुछ भी तुमने देखा तुम बता दोगे? हसीब कह रहा है कि सर बता दूंगा, मसला ही नहीं है कोई। अच्छा भाई, तो मैं हसीब से बोलूंगा यार 2 घंटे की मूवी है, कैसे बताओगे? 2 घंटे वेस्ट नहीं हो जाएंगे? कह रहा है सर नहीं, कोई मसले की बात ही नहीं है सर, मैं 10 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा सारी कहानी, ठीक है? मैं 10 मिनट के अंदर आपको सारी कहानी बता दूंगा। तो एक्चुअली वो जो 2 घंटे की मूवी हसीब देख कर आया है, लेकिन वो जो उस मूवी की पूरी कहानी है वो बता रहा है मुझे 10 मिनट के अंदर। लेकिन और उसके अंदर जो है वो कोई भी ऐसा सीन जो है, यानी वो मेन सीन्स के ऊपर बात करते हुए उसने मुझे पूरी कहानी बता दी और मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई है। तो यही समरी होती है कि जहां पर आपके पास ये पैसेज जो है ना पूरी मूवी है। ये जो पूरा पैसेज दिया हुआ होगा आपके पास, ये पूरी मूवी है। और ऑब्वियस के बहुत बड़ा पैसेज होता है, लेकिन इस पैसेज के अंदर से मेन बातें उठाकर जब आप उसको शॉर्ट करके आप मेरे सामने लेकर आएंगे या आप लिखेंगे वहां पे तो इस चीज को हम खुलासा कहते हैं।
इस चीज के लिए भी किसकी जरूरत पड़ी है बेटा, पैसेज की जरूरत पड़ी है। ठीक है। तो चाहे आप आईजीसीएससी के हों, चाहे आप ओ लेवल्स के हों, आपके लिए ये चारों टॉपिक्स यही नंबर्स के साथ जो है वो लिखे जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ सिलसिला था। मोड ऑफ आंसर्स के ऊपर मैं जरा दोबारा से बात कर दूं, अगर मेरी बात कहीं और निकल गई है और आप शायद मेरी बात को समझ ना पाए हों, तो मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ और फिर उसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा चैट पे कि आपको क्लियर है या नहीं है। देन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है उसके बावजूद भी, तो आप मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा, सवाल पूछना आपका हक है। ठीक है। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि आगे भी जो है वो इसी तरह का होगा। तो अब ऐसा है भाई कि ये जो तफहीम है, पैसेज दिया जाएगा, पैसेज में जाए आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आप अंदर जाकर उसके कंटेंट को ढूंढेंगे, और फिर मोड ऑफ आंसर है जी इसका लाइन वाला, मेरे साथ रिपीट करते जाइएगा, दिली दिल में रिपीट करते जाइएगा, तो फिर आपको याद होता जाएगा। पैसेज को देखना है तफहीम के लिए, और उस पैसेज के हिसाब से आपने, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपने वो पर्टिकुलर कंटेंट ढूंढना है, लाकर इसको सेंटेंस फॉर्म के अंदर लिख देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कंजंक्शन लगा के एक और एक सेंटेंस लगाते हुए इस चीज को कंप्लीट करना है। ठीक है। इसके कुछ और रूल्स वगैरह होंगे, उनके ऊपर बात करेंगे आगे जाके। इसी तरह से आपके पास मल्टीपल मैचिंग है, दूसरा क्वेश्चन, जहां पे आपके पास 4 पैसेजेस दिए हुए होते हैं, आपने सेंटेंस मैच करना है कि ये वाला सेंटेंस कौन से वाले पैराग्राफ से है, ABCD किसमें से, और आपने वहां पे मोड ऑफ आंसर इसका टिक लगाना। इसी तरह से आपके पास नुकात बनाए, लाइक कॉम्प्रीहेंशन, लेकिन बुलेट पॉइंट्स में होगा, कंजंक्शन का यूज नहीं होगा इसके अंदर, और इसी तरह से आप ये चीज कर लेंगे। और खुलासा जो है मैंने आपको बताया कि ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है पूरी एक बड़ी स्टोरी का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? क्या आप सबको मेरी बात समझ में आती है? अगर समझ में आती है तो काइंडली चैट पे क्लियर लिख दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आती, कोई कंफ्यूजन है, तो आप सवाल पूछ लें। फिर हम आगे चलते दोहा, आप सिलेबस ए से हो बेटा? सिलेबस ए का एक अलग बैच होगा इंशाल्लाह। वो तो खैर दूसरी चीज है। सालिया, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे समझ आ गया। समझ आ गया, ठीक। अच्छा जी। तो यहाँ तक तो हमने टॉपिक्स के हवाले से थोड़ी ये बात कर ली। अब जरा आगे चलते हैं, और एक और एक टॉपिक हमारे पास आप दोनों के लिए सिमिलर आता है इसी पेपर 1 के अंदर, और वो टॉपिक है बेटा बरकीनामा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ईमेल राइटिंग। बरकीनामा और फाल तहरीरी, जिसको हम फंक्शनल राइटिंग कहते हैं। ठीक है। बरकीनामा बड़ा ईमेल जो है वो इसके अंदर बड़ा अच्छा टॉपिक है, और इसके अलावा जी हम आपको और मज़ीद चीज़ों के हवाले से भी बताएंगे इंशाल्लाह, जिसके अंदर जी आपके पास एप्लीकेशंस भी आते हैं और रिपोर्ट राइटिंग भी होती है, और इसके अलावा जी आपके पास ब्लॉग भी होता है जी। और ऐसे जी आपके पास बहुत इस जो कि फाल तहरीरी के, ईमेल एक अलग चीज़ है और फाल तहरीरी जो है वो एक अलग चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 5 में आते हैं। अच्छा, द डिफरेंस इज के ओ लेवल्स वालों के लिए ये वाला जो एक्सरसाइज है बेटा वो है 14 मार्क्स का, और ओ लेवल ये वाला एक्सरसाइज है 14 मार्क्स का, जबकि आईजीसीएससी वालों के लिए ये वाली चीज़ है जी 8 मार्क्स की। ठीक है, ये मैंने नीचे ब्रैकेट में लिख दिया है। तो आप दोनों के पास ये टॉपिक्स आते हैं, और ये इस तरह से डिफरेंस होता है 14 मार्क्स का फॉर ओ लेवल्स के लिए, एंड 8 मार्क्स का है जी वो आपके पास आईजीसीएससी वालों के लिए। तो अब ये बेसिकली एक अब इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है। मैं खैर टॉपिक्स आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, और फिर उसके बाद जी आपको बताता हूँ कि असल जो हमारा मकसद है वो उस मकसद को कैसे अबूर किया जाता है। ये तो मैं खैर आपके सामने सिर्फ बस अभी टॉपिक्स देख रहा हूँ कि ये टॉपिक्स हैं और इसका मोड ऑफ आंसर ये है,
और इस तरह से। लेकिन बेसिकली इस चीज को कवर किस तरह से किया जाएगा, इसके मेन पॉइंट को कैसे पकड़ा जाएगा, किस चीज को हम डे फर्स्ट से साथ लेके चलेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी, और क्या क्या चीजें जो है वो इसके लिए चलती रहेंगी। बहरहाल, तो बेसिकली ये बरकीनामा और फाल तहरीरी जो है बेटा वो आपके पास पेपर 1 के ही अंदर आता है। सही है। अब एक छोटा सा डिफरेंस आया, एक छोटा सा डिफरेंस आया। अब आईजीसीएस, अब जो आईजीसीएससी वालों के लिए इसी एक्सरसाइज नंबर पेपर 1 के अंदर आईजीसीएससी वालों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, आपके पास यहाँ पे एक और चीज ऐड हो गई, वो है जी मजून नवेसी। सही है। मजून नवेसी आईजीसीएससी वालों के लिए, ये मजमून नवेसी आपको दे दिया गया है 16 मार्क्स के लिए। अच्छा, क्या ओ लेवल्स वालों के लिए ये मजमून नवेसी होती है? जी, ओ लेवल्स वालों के लिए मजमून नवेसी होती है, और सेम ही होती है लाइक आईजीसीएससी, लेकिन वो पेपर 1 में नहीं आती, फिर वो पेपर 2 में होती है। सही है, वो पेपर 2 में होती है। अब पेपर 2 की बात जो है वो अलग करेंगे इसके लिए। पेपर 2 के अंदर जो है बेटा, पेपर 2 में क्या होता है कि अब आईजीसीएससी वाले जो है वो डिफरेंट चीज पे चलते हैं, और वो जी लिसनिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, आपके लिए लिसनिंग के लिए 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, सुनवाई जाएंगी कुछ रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, कुछ रिपोर्ट सुनाई जाएंगी, कुछ कॉन्वर्सेशन सुनाए जाएंगे आपको। तो आपने उसको बड़े ध्यान से सुन के जी, उसका भी मोड ऑफ आंसर है। मोड ऑफ आंसर जी कहीं पे जी आपको टिक करना है कि ये वाला जी बेस्ट ऑप्शन है। आपने कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है। तो बेसिकली है तकरीबन मामला सेम। और जो आपके पास ओ लेवल्स वाले, अब ओ लेवल्स वाले ध्यान से सुनिएगा, ओ लेवल्स वाले क्या करेंगे कि आपका पेपर 2 थोड़ा अलग हो जाता है। अब उस पेपर 2 के अंदर जो थर्ड एक्सरसाइज होगा ना, आपका एक्सरसाइज थर्ड मजनून नवेसी का। सही है, थर्ड एक्सरसाइज होगा आपका मजनून नवेसी का, वही चीज ऐसी आएगी, लेकिन ओ लेवल्स वालों के लिए वो चीज जो है भाई 20 मार्क्स की होगी। ठीक है, ये आपका आएगा पेपर 2 में। यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 3। तो यहाँ तक आप दोनों का जो कोर्स है वो सेम है। यहाँ तक आप दोनों का कोर्स सेम है। बाकी चीजें ओ लेवल्स वालों के लिए जो एक्सरसाइज 1 है वो है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जुमले से जुमले बनाए। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो दूसरा एक्सरसाइज आएगा वो क्लोज पैसेज का होगा। आईजीसीएससी वालों को सुनवाया जाता है, आपको पढ़वाया जाएगा। ठीक है, आपको पढ़वाया जाएगा। जो ओ लेवल्स वाले हैं उनको पढ़वाया जाएगा और उनको सुनवाया जाएगा, दोनों का काम है जी उसको ब्लैंक को फिल करना। एक एक्स्ट्रा चीज जो कि आप लोगों को मिलती है ओ लेवल्स वालों को, वो है ट्रांसलेशन, जो कि वहां पर नहीं है। तो ये आईजीसीएससी में नहीं है, तो ट्रांसलेशन आपके पास एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो बेसिकली मैं अगर सम अप करूं अपनी बात को पेपर 2 को, तो आई पहले जरा ओ लेवल्स वाले ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं अलग कर देता हूं आप लोगों का पोर्शन ओ लेवल्स वालों के लिए। पेपर 2 फॉर ओ लेवल्स, एक्सरसाइज नंबर 1 है आपके पास, जुमलों से जुमले बनाए, जुमलों से जुमले बनाए। नंबर 2 आपके पास है जी मख्फी इबारत, जिसको हम क्लोज पैसेज कहते हैं जी। ये 5 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का। आपके पास है जी तीसरा क्वेश्चन आपके पास मजून नवेसी, ओ लेवल्स वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मजून नवेसी, ये जी आपके पास 20 मार्क्स का। और ट्रांसलेशन है जी आपके पास नंबर 4, तर्जुमा नवेसी, ये है जी आपके पास 15 मार्क्स का। ठीक है, 15 मार्क्स का ये आपका पेपर है। आईजीसीएससी वालों के लिए, आईजीसीएससी वालों का जो पेपर 2 है, पेपर 2 ये है जी आपके पास लिसनिंग का पेपर। ठीक है, ये अब जरा आईजीसीएससी वाले सुन लें, ये आपके पास लिसनिंग का पेपर है। लिसनिंग के पेपर के अंदर ये बेसिकली थोड़े चेंजेस होते रहते हैं आपके पास। तो बेसिकली आप समझिए कि आपके पास जो 4 क्वेश्चन, आपके पास भी 4 एक्सरसाइजेज आते हैं, 1 2 3 4। और ये चारों एक्सरसाइज जो है वो बेस करते हैं आपकी रिकॉर्डिंग्स पर। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाई जाएंगी। हर क्वेश्चन के जो है वो मार्क्स डिफरेंट है, कोई 8 मार्क्स का है, कोई 5 मार्क्स का है, कोई 6 मार्क्स का है, कोई 9 मार्क्स का है। एट दी एंड अल्टीमेटली जो है वो आपका जो ये पेपर होगा वो तकरीबन 30 मार्क्स का है। ठीक है, ये 30 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। और ओ लेवल्स वालों का जो ये पेपर होगा ये 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। अच्छा, आईजीसीएससी वालों को एक चीज, अगर कोई एडिशनल एक पेपर और है वो देना चाहता है, तो वो स्पीकिंग का भी पेपर होता है,
वो भी एक एक्स्ट्रा पेपर है। बहरहाल आप लोग उसमें मत जाइएगा, ये दो पेपर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये था जी सिलेबस का अहवाल, आप लोगों के सामने है। मैं रिपीट कर दूं जरा आप लोगों के सामने, ताकि कोई चीज अगर इधर उधर निकल गई है तो फिर आप ध्यान से उसको समझिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे क्वेरी कर लीजिएगा। सही है। पेपर वन फॉर ओ लेवल्स इन आईजीसीएससी। नंबर वन तफहीम, नंबर टू मल्टीपल मैचिंग, नंबर थ्री नुकात बनाए, नंबर फोर जो है वो आपके पास समरी राइटिंग है। ठीक है। नंबर फाइव है आपके पास ईमेल राइटिंग और फाल तहरीरी। मैंने आपको बताया ये बेसिकली जो होती है ये चीज, अब ये आ जाती है कॉम्पोजिशन के अंदर। बस आपके पास अब कोई पैसेजेस नहीं रहता, जो भी मस्तियां करनी थी, जो भी मजे करने थे, ऊपर तक कर लिया आपने। अब यहाँ पे आपने खुद से सोचना है, खुद से लिखना है। जो बरकी नामा का काम शुरू हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों के लिए सेम है। और यहाँ पर जी आपके पास मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। इसको ओ लेवल्स वालों के लिए मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया है। तो ये जी आपका पेपर, ये सिर्फ चलेगा जी आपके लिए। ये दोनों का सेम है, इस पेज पे मैंने लिखा है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट विथ मार्क्स ले ले। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से जी पेपर टू दोनों के डिफरेंट हो जाते हैं, यानी कि मोड डिफरेंट हो जाता है। एक को सुनवाया जाता है और एक को जो है वो पढ़वाया जाता है, रीडिंग करवाई जाती है। सही है। तो ऊपर मैंने ओ लेवल्स का लिखा है, जुमलों से जुमले बनाए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये 5 मार्क्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जुमलों से जुमले, ये देखने में 5 मार्क्स का है, लेकिन ये आपकी जिंदगी बदल देगा। ठीक है। नंबर टू पे आपके पास आता है मख्फी इबारत, 10 मार्क्स का। और इसी तरह से नंबर तीन पे आपके पास मजमून नवीसी है, 20 मार्क्स का। और नंबर फोर पे जी आपके पास तर्जुमा नवीसी है। जबकि पेपर टू का जो आईजीसीएससी है वो लिसनिंग का है, आपको रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगी, आपके पास 4 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चंस के मार्क्स डिफरेंट होते हैं। कभी आपको जी कोई रिपोर्ट सुनाई जाएगी, किसी कॉन्वर्सेशन सुनाई जाएगी जी, अम्मा अब्बा बात कर रहे होंगे, या फिर बाप बेटे के दरमियान कोई कॉन्वर्सेशन हो रही होगी, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स एक क्वेश्चन के लिए भी आपको दी जाती हैं, तो वो भी आपकी बड़े तहम्मुल से सुनना है। और कभी जो है वो और ये 2 बार सुनाई जाती है। अच्छी बात ये है कि 2 बार सुनाई जाती है, कि अगर आप एक बार मिस कर दो उसको, एक बार आप उसको मिस कर दो, तो आप दूसरी बार में फौरन उसको पकड़ सकते हो। लेकिन लेकिन अगर आपने उसको नहीं पकड़ा, ठीक है, और दोनों बार में नहीं पकड़ा आपने उसको, और फिर आगे फिर वो रिकॉर्डिंग्स आगे बढ़ती रहेगी, फिर आपके पास चांस नहीं है जी कि आप दोबारा आकर उस चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मसला रहता है, तो इसलिए हाजिर दिमागी बहुत जरूरी है। 30 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। और जो ड्यूरेशन है आईजीसीएससी वालों के लिए, ये है जी आपके पास 35 to 45 मिनट्स का। 35 से 45 मिनट का आपके पास ये लिसनिंग का पेपर होगा। आप लोगों के लिए जी ये पेपर है 1 hour 30 मिनट्स का, ओ लेवल्स वालों के लिए। और पेपर वन की जहां तक बात करें, जीसीएससी ओ लेवल के लिए ये 1 hour 45 मिनट्स का पेपर है। जबकि आईजीसीएससी वालों के लिए ये पेपर वन है 2 hours का। ठीक है। तो ये है जी सारे मामलात, ये है जी सारे अहवाल। मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है इन दोनों चीज़ों के अंदर, या कहीं पे कोई मसला आ रहा है, तो मुझसे सवाल पूछ लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? सर आप लिसनिंग की प्रैक्टिस कैसे कराएंगे? बेटा लिसनिंग की प्रैक्टिस मैं ऐसे कराऊंगा कि मेरे पास होते हैं यहाँ पर स्पीकर्स। ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगा। ठीक है। कभी कभी जो है ना वो मैं खुद भी आवाज चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं फिर खुद ही से जी शकील भी मैं बन जाऊंगा, शकीला भी मैं ही बन जाऊंगा। तो ऐसे करके मैं कभी कभी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। बस आपका काम है सही से लिसन करना उसको। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है। चलो। अच्छा, और किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? जी मानूर क्लियर है भाई? अयान, अनूद, ईमान, तलहा, कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, कर लो सवाल। शर्माने की बात नहीं है।
अच्छा जी, अब जरा ये तो हो गई भाई टॉपिक के हवाले से बात। सर इतने सारे टॉपिक्स दिमाग में आ रहा हूँ सर, इतने सारे टॉपिक्स आपने गिनवा दिए हमें, कैसे करेंगे ये? मतलब उर्दू तो हमें बड़ी आसान लगती थी लेकिन बोरिंग भी लगती थी। अब जरा हम दूसरी चीजों के ऊपर बात करते हैं बेटा। तो देखो, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। इनमें दो चीजें हैं। देखो, दो तरह के इनपुट होते हैं। अब मैं जरा इससे हट के बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये तो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, मैं आऊंगा टॉपिक पे आऊंगा मुझे, लेकिन अगर 10 मिनट आप दो तो आप बड़े ध्यान से मेरी अब बात को सुनना, सही है? मैं आपको बता रहा हूँ एक बेसिक बात, कि जिसके जरिए जो है ना, और एक और किसी मिसाल के साथ भी मैं आपको बताता हूँ कि ये करना आपको किस तरह से। देखो, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है? समझना बात को। एक छोटा सा बच्चा है जी, पैदा हुआ, उसकी अपनी एक जबान होती है। वो ना पानी को ना मम बोलता है, ठीक है? पानी को मम बोलता है, मम। और फिर इस तरह से कोई गाड़ी देख लेना, वो पिप पिप ऐसे करके बोलता है। अच्छा, कहीं वो कोई डरावनी चीज जो है ना वो देख लेना तो भौ ऐसे बोलता है। अच्छा, अक्सर अम्मा भी डराती हैं उनको ना, ऐसे करे, "ओए, सो जाओ, भौ आ जाएगा", ठीक है? इस तरह से जी आपको कभी कभी वो दिया जाता है। अब उस बेचारे को यही समझ में आ रहा है, ठीक है? उस बेचारे को यही समझ में आ रहा है। तो अब ऐसा है कि जूं जूं हम फिर बड़े होते जाते हैं, फिर हम चेंज होते जाते हैं, ठीक है? ऑब्वियस, हम जिसके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, हम उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब कहीं इंग्लैंड में कोई बच्चा पैदा हुआ तो ऑब्वियस वो सिराइकी तो नहीं बोलेगा, अंग्रेजी ही सीखेगा घर वालों को सुनते हुए। इसी तरह से अगर हम कहीं पे हम वो हुए, मतलब अगर मैं उर्दू स्पीकिंग किया हूँ तो जी मैं उर्दू ही सीखूंगा। अगर मैं पंजाबी घर में घराने में पैदा हुआ तो जी मैं पंजाबी को अडॉप्ट करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? तो तरीके हैं ना जी सबको उस तरह से। लेकिन अल्टीमेटली जब फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि हमारी अपनी लैंग्वेज दूसरी थी, हम लोग फिर हम वो नहीं समझ पाते, सही है? तो एक, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ ना, लैंग्वेज की बात करूँ सरसरी तौर पे, मैं आपसे जरा एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे कि बनाने वालों ने अल्फाबेट्स बना दिए, सही है? लैंग्वेज की शुरुआत किस तरह से हुई जरा देखिएगा। लाइक मिसाल के तौर पे कि हम उर्दू, अगर हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो जी पढ़ो भाई, अलिफ ने बे, इसी तरह से पे, ते, टे। अब परेशानी ये है कि ये अलिफ वे पे टे, या ए बी सी डी ई, ये सब चीजें जो है ना बेटा, ये सब चीजें जो हैं वो अगर हम सोचो, अगर इनसे मिलकर वर्ड्स नहीं बनते, या वर्ड्स से मिलकर जुमले नहीं बनते, वर्ड से मिलकर जुमले नहीं बनते, तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। तो अर्थ पे रहने का मकसद जो है वो खराब हो जाता है जी, फिर कहीं और सैयारे में रहना पड़ता है हमें। पीके मूवी तो देखी है आपने, तो किसी और सैयारे में रहना पड़ता। तो इसीलिए जी अब मैं किसी को बोलता अरे, तो आगे वाला तो नहीं समझता, सही है? इसी तरह से मैं बोलता जी बे, तो आगे वाला तो उस बात को नहीं समझता। तो इस जरूरत को देखते हुए, इसी तरह से बच्चा अगर बोल रहा है मम, तो सबको ही नहीं समझ रहे। लेकिन वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने मम को पानी सीख लिया, ठीक है? तो इसी तरह से व्हेन अल्फाबेट्स, जब अल्फाबेट्स आपस से मिले और आपस से मिलकर उन्होंने वर्ड बनाया, सही है? तो अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स मीनिंग, ठीक है? एक लेटर, एक हुर्फ या हुर्फों का मजमुआ आपस में मिलकर मायने दे तो उसको हम वर्ड कहते हैं, सही है? तो वर्ड कोई चीज होती है ना तो वो मायने देता है। अब परेशानी यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई, मसला ये है कि वो मम से पानी बोलने पे तो आ गया। अब लेकिन अगर वो पानी भी बोलेगा तो प्रॉब्लम ये है कि सर वो पानी क्या बोल रहा है? मैंने जैसे मिसाल के तौर पर मैं तुमको बोला पानी, मैंने तुमको बोला पानी, तो तुम भी परेशान, पानी क्यों बोल रहे हैं? शायद पीना होगा, शायद पीना होगा, यानी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यहाँ पर है कि पानी क्यों बोल रहे हैं। अब तुम पानी लेकर आ गए, मैंने कहा नहीं नहीं, पानी पानी। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि नहीं, परेशानी कोई दूसरी है। तो इसका मतलब इस परेशानी को देखते हुए वर्ड से भी काम नहीं चल रहा, लफ्ज से भी काम नहीं चल रहा। अब क्या करें सर? वर्ड्स में और वर्ड्स जोड़ें, वर्ड्स में और वर्ड्स जोड़ें। तो जब हमने वर्ड्स में और वर्ड्स जोड़े ना, लफ्जों को और मिलाकर अल्फाज बनाया, तो अल्फाज मिलाकर जो है वो हमें मिल गया सेंटेंस।
अब जरा स्टेटमेंट चेंज हो गई। पहले हमने कहा था लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि एक हुर्फ या हुर्फों का मजमुआ आपस में मिलकर मायने दे तो उसे हम लफ्ज कहते हैं। लफ्ज से काम नहीं बन रहा था, फिर हमने चेंज किया अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक लफ्ज या लफ्जों का मजमुआ आपस में मिलकर मेक सेंस दे, उस चीज को हम सेंटेंस कहते हैं। तो मतलब बात समझ में आई कि मुझे पानी नहीं पीना था, बल्कि मैं कहना कहना ये चाह रहा था, मैंने एक सियासी शख्स का बयान सुना हुआ था, ज्यादा बारिश आता है ज्यादा पानी आता है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सियासी हो गया, वो बच्चा सियासी हो गया इस तरह से। तो इसी तरह से जो यहाँ पर जो एक एलिमेंट रहता है, वो किसी को अगर हम बात को कम्युनिकेट करें अच्छी तरह से कम्युनिकेट करें, तो वो बात जो है बेटा सेंस देती है, वो बात सेंस देती है। तो इससे क्या बात सर, आप ये बात हमें क्यों सिखा रहे हैं, सवाल ये आप क्यों सिखा रहे हैं, क्या जरूरत है इस चीज को सिखाने की, ये एक मसला है। अब देखो पहले हम जरा यहाँ पे चार्ट बना दें। अल्फाबेट्स आपस से मिले, क्या बनाया, वर्ड बनाया। ठीक है, वर्ड से काम नहीं बन रहा था, फिर जी इनको आपस में जोड़ा और जोड़कर अल्फाजों का मजमुआ आपस में जोड़कर हमने किसी टेंस पे खत्म किया इसको। अच्छा, उर्दू की एक अच्छी बात यह है कि आपका जुमला जो है वो टेंस पे खत्म होता है, अंग्रेजी में नहीं होता। अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट पे खत्म होता है, उर्दू में है हो, था, गा, इस तरह की चीजों पे खत्म होता है पूरा एक जुमला। ठीक है, तो उर्दू के अंदर क्या होता है, टेंस पर खत्म हुआ, जरूरी है जी टेंस पे खत्म करना उसको। जब जब हमने उसको टेंस पे खत्म किया तो वो अब क्या बन गया बेटा, सेंटेंस बन गया। सेंटेंस बन गया, दैट मीन्स कि भाई अब ये सेंस दे रहा है, अब ये सेंस दे रहा है। तो सेंस देना जरूरी था। अब इस सेंस के लिए हमने सेंस वाली स्ट्रैटेजी क्यों अपनाई, आपका क्वेश्चन नंबर 1 तफहीम। सर आप जो आंसर लिखेंगे वो आंसर अगर सामने वाले को सेंस नहीं दे रहा तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। देखो सिर्फ काम ये नहीं है लिख देना जुमला बना के, सेंस देना है आपने वहां पे, सही है। मतलब जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल का जवाब आपने उस नौयत से देना है, उस तरह से देना है कि सामने वाले को बात आपकी मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए, कोई अभाम ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे सामने वाले को। ठीक है, कंफ्यूजन रहेगी तो इसका मतलब ये रहा कि काम नहीं बना, काम यहाँ पर नहीं बना। अपनी अमली जिंदगी की मिसाल ले लो, अपनी जिंदगी की मिसाल ले लो। क्या ऐसी कोई बात नहीं होती कि सामने अम्मी कुछ कहती हैं, आप कुछ और आप कुछ और कर लेते हो। अब अम्मी कह रही हैं जी तला को, बेटा धनिया लेकर आओ, अब तला जो है वो पुदीना लेके आ जाता है। तो अम्मी बोली मैंने ये थोड़ी कहा था तुझे। तो अम्मी तो अगर आप सोचो, अगर आप अम्मी को ये जवाब दोगे, अम्मी हरे तो है दोनों, ग्रीन तो है दोनों, तो काम नहीं बनेगा ना। हर चीज की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, सही है। क्या आप बोलोगे सर ये तो काम बन गया इससे, नहीं बेटा, वो सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा, हमें कंफ्यूजन है। हम सिंपल सी बात कहते हैं जी, सिंपल सी बात कहते हैं कि एक वर्ड है और उस वर्ड के जो है वो एक जुमला है और उस जुमलों के अलग अलग मायने। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बताओ ये क्या लिखा है मैंने, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ पा रहे हो ना सारे, ठीक है। अब मसला ये है कि सर मैं आपको कह रहा हूं कि ये सवाल भी पूछ रहा है, ये बता भी रहा है, कैसे पता चले। आओ देखो, जब मैं इसके आगे ये सिंबल लगाऊंगा तो मतलब आपका एक्सप्रेशन ऐसे होगा, ये क्या है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं ये ना लगाऊं और मैं ये लगा दूं एक्सक्लेमेशन मार्क, तो आप चेंज हो जाओगे, आप कहोगे ये क्या है, ऐसे करके, है ना। तो मतलब ये है कि सर सेंटेंस तो वही है, वर्ड्स का इस्तेमाल भी वही है, लेकिन उन वर्ड्स को इस्तेमाल कैसे करना है, किस जगह पे करना है, किस सेंस में करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमारा काम जो है वो, अब उस छोटे से बच्चे जो कि मम बोलता था, मम से पानी बोलना सीख गया। पानी बोलने के अलावा अब वो जो है वो पूरा एक जुमला बोल रहा है कि मुझे पानी ला दो।
अब वो किस तरह से कहेगा, उसके क्या सेंस है, बेसिकली ये कम्युनिकेशन का मामला है कि कम्युनिकेशन हम किस तरह से करें कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आ जाए और वो उसी तरह से काम करे, उसी तरह से काम करे। ये चीज आपको लैंग्वेज सिखाती है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे दुनिया में कोई सी भी लैंग्वेज हो। आप जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसके लिए सबसे पहली चीज, जो सबसे जरूरी चीज है, वो ये चीज है, सेंटेंस। तो बेसिकली मोड ऑफ आंसर के लिए अब ये वाली चीजें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, जो जुमले का आंसर है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा बेटा, वो कहाँ इस्तेमाल होगा जरा देख लीजिएगा। आपके क्वेश्चन नंबर 1 तफहीम में होगा, जुमला बनाना है, सेंस देना है। दूसरे में नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ तो आपको सिर्फ टिक लगाना है, ठीक है, तो इसमें हमें एक्सप्रेशन देने की जरूरत ही नहीं है। नुकात बनाए के अंदर जो है वो सिर्फ आपने खुद ही, जैसे कि एक फहरिस्त बनाते हैं ना, सामान वगैरह लेने जाने के लिए, ये इम्तियाज जाना है, तो पहले आपने सिर्फ एक पर्ची पे वो लिख दिया जी मुझे ये चीजें लेनी, तो इसमें भी इतना कोई मसला नहीं करता। हाँ, अब खुलासा जो लिखना है वो स्टोरी फॉर्म में लिखना है। अब स्टोरी आपकी वैसी जानी चाहिए जैसे, स्टोरी वैसी जानी चाहिए जैसे सामने वाले को समझ में आए। तो खुलासे के लिए ये चीज जरूरी है, ये वाला काम, सही सेंटेंस, सही एक्सप्रेशन जाना। इसी तरह से अब तो कॉम्पोजिशन के अंदर तो भाई वो चीज तो लाजमी लाजमी आएगी। तो बरकी नामा हो, फाल तहरीरी हो, क्या चीज मैटर करेगी, आपकी ये कॉम्पोजिशन मैटर करेगी। फिर क्या मैटर करेगा जी, आपके मजमून नवेसी के अंदर भी ये चीज मैटर करेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन समझने हैं, आईजीसीएससी वालों के अंदर लिसनिंग के अंदर आपको उसके एक्सप्रेशन ही तो सुन रहे हैं आप, क्या आप फिर उसी हिसाब से अपने आंसर, जरूरी नहीं होता, जरा दोनों बात समझिएगा, आप लोग दोनों मिलके ये बात समझिएगा कि जरूरी नहीं होता सर कि जो बात लिखी हुई है एज इट इज, जो आप सुन रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, सवाल के अंदर भी एज इट इज वो लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है। सवाल को अब घुमा के पूछेगा, आप थोड़े एडवांस लेवल में आ गए। मिसाल के तौर पर मैं आपको, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको मिसाल देता हूं एक छोटी सी। अंदर लिखा हुआ है कि 18 से कम उम्र वाले बच्चे, यानी पैसेज के अंदर लिखा हुआ है 18 से कम उम्र वाले बच्चों के अंदर सियासी शऊर नहीं होता है। सही है, सियासी शऊर नहीं होता है, पैसेज के अंदर लिखा हुआ है। सही है। सवाल पूछ रहा है 18 से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के अंदर क्या होता है। अब तुम ढूंढोगे अंदर जाके, अरे 18 से कम वालों की बात की है, तो 18 से ऊपर वालों की बातें पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पे खुद का अपना जहन इस्तेमाल करना होगा। जब छोटों के लिए सियासी शऊर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 18 से ऊपर वालों के अंदर सियासी शऊर होगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपका सेंस इस्तेमाल होगा, ठीक है। कंटेंट पे काम करना होगा आपको, ठीक है। तो चाहे आप पढ़ेंगे चाहे आप सुनेंगे, दोनों में ये चीज मैटर करती है, ठीक है। कंटेंट सही से सुनना। तो इसीलिए फिर हम जैसा सुनेंगे हम जवाब को फिर उसी तरह से देंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं बेटा वो आपको समझनी होंगी। ये अब पार्ट है कंटेंट के, आपके पास जो है वो सवाल पैसेजेस के अंदर, या फिर आपको किस चीज के ऊपर काम करना है कि आपका जवाब जी बहुत अच्छा हो जाए। तो अब इसके लिए हमने क्या किया भाई, कि दो चीजों को जी बड़े ध्यान से समझ लो। लैंग्वेज का सब्जेक्ट उर्दू, इंग्लिश जो भी हो, दो चीजों पर बेस करता है, नंबर एक कंटेंट और नंबर टू लैंग्वेज। वैसे तो ये खुद लैंग्वेज का पेपर है, वैसे तो खुद ये लैंग्वेज का पेपर है, लेकिन लैंग्वेज के लिए कंटेंट का होना बहुत जरूरी है, कंटेंट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, कंटेंट कहते हैं मवाद को, यानी सोच को। कंटेंट है आपकी सोच, कंटेंट है सोच, यानी कि आप कितना रेलेवेंट सोच रहे हैं। सोच सिर्फ वैसी सोच नहीं है, रेलेवेंट सोच है। और जबान है एग्जीक्यूशन उस चीज की, जबान है एग्जीक्यूशन। अब मिसाल के तौर पे कि सवाल तुमसे, अब ये मतलब अगर आप कंटेंट और लैंग्वेज पे बात करें, अगर आप कंटेंट और लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख जाएंगे ना बेटा, बस आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिए। कंटेंट और लैंग्वेज, मैं आपको तावीज दे रहा हूं कि कंटेंट और लैंग्वेज, कंटेंट ठीक है, लैंग्वेज ठीक हो जाएगी। सही है। लैंग्वेज का मसला सेकेंडरी है। पहला मसला है कंटेंट का। क्यों कह रहा हूं मैं कंटेंट का पहला मसला है, आओ मैं, टाइम हमारे पास कम रह गया है, 5 मिनट आपसे लूंगा और मैं आपको सिर्फ इस 5 मिनट के अंदर जो है वो
चीजें मैं आपको जरा थोड़ा सा समअप करना चाह रहा हूँ कि ये कंटेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको वोटिंग की एग्जांपल दी, हम जरा टॉपिक वाइज को देखते जाएंगे और फिर टॉपिक के हिसाब से उस चीज को हम करते जाएंगे। सवाल तुमसे पूछ रहा है 18 से जायद उम्र के बच्चों के बारे में, ठीक है। आपने देखा कंटेंट, सही, आपने सवाल ढूंढा और सवाल जाके अंदर जो है वो कुछ और लिखा हुआ है, पैसेज के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, सही। अभी मैंने मिसाल दी तुम्हें, पैसेज के अंदर कुछ और लिखा हुआ है। तो बेसिकली हम तफहीम के लिए पता है क्या करते हैं, सवाल पढ़ते हैं, अंदर जाते हैं, आंसर ढूंढो भाई आंसर ढूंढो। नहीं सर, हम गलत कर रहे हैं, हमें आंसर नहीं ढूंढना, हमें कंटेंट ढूंढना है। कंटेंट ढूंढना है, आंसर नहीं ढूंढना, कंटेंट ढूंढना है। क्योंकि आंसर ढूंढेंगे तो भाई वो तो हमें वैसी चीज एज इट इज मिलनी चाहिए, वैसी मिलनी चाहिए जैसे सवाल में। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है, तो इसलिए अगर आप कंटेंट ढूंढेंगे तो फिर आपको जवाब मिल सकता है, सही है। तो आपने सवाल कुछ लिखा हुआ है, अंदर गए, अंदर जाके कुछ और लिखा हुआ है, आपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से उस कंटेंट को सोचा और अपनी लैंग्वेज से उसको घुमा दिया, घुमा कर लाकर यहाँ पर आंसर लिख दिया। तो इसलिए कौन इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर कंटेंट इंपॉर्टेंट है, सही है। कंटेंट का सही होना, रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन टू की बात करें, क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, दैट इज मल्टीपल मैचिंग। तो मल्टीपल मैचिंग के लिए सेम चीज है, जहां पे वो सवाल दिया हुआ है या सेंटेंस दिया हुआ है, अब एज इट इज वहां पर लिखा हुआ नहीं होगा, तो आपने जाकर उसी सेंस के हिसाब से वैसा ही सेंस, सेंस, कंटेंट का मतलब सेंस, वैसे ही सेंस आपने ढूंढना है। और वैसे ही सेंस जब आप ढूंढ लेंगे, ले जी आपकी जीत हो गई, आपने वहां पे टिक कर दिया। ये मोड ऑफ आंसर। नुकात बनाए सेम एज तफहीम। खुलासा के अंदर भी जो है वो आपको ऐसे ही कंटेंट को ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थी खुलासे के अंदर, अब देखिएगा जी, मैं इसको जरा चेंज करता हूँ। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये 10 मार्क्स कंटेंट और लैंग्वेज में, 4 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 6 मार्क्स फॉर लैंग्वेज, ठीक है। 4 मार्क्स फॉर कंटेंट, यानी कि अब ये कंटेंट और लैंग्वेज पे बेस करता है। ये जो आपका बरकी नामा है या वो है, ये ऐसी आपको फुल्ली थोड़ी मिल जाता है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है कंटेंट और लैंग्वेज के अंदर, यानी कंटेंट मतलब रेलेवेंट सोच। तो 14 मार्क्स है आपके लिए, ये बन गया जी 6 और 8। इसी तरह से आईजीसीएससी वालों के लिए ये जो है 8 मार्क्स का, ये कंटेंट 3 मार्क्स का है और लैंग्वेज 5 मार्क्स का। इसी तरह से मजमून भी आपका क्या हो जाता है जी, कंटेंट और लैंग्वेज 8 8 का। तो बेसिकली जब जहां पर हम कॉम्पोजिशंस की बात करना शुरू कर देते हैं, वहां पर जी अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी कि रेलेवेंट सोच को, दिमाग को हाजिर रखना है, रीडिंग करते वक्त भी, लिसनिंग करते वक्त भी, सही है। क्योंकि दे आर ओनली टू इनपुट्स, बाकी दो आउटपुट है। चार चीजों के ऊपर हमारी जबान चलती है, नंबर एक रीडिंग, नंबर टू राइटिंग, नंबर थ्री लिसनिंग एंड नंबर फोर स्पीकिंग, सही है। इन चारों में से दो इनपुट है, दो आउटपुट है, सही है। रीडिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग ये दोनों इनपुट है। आप रीड करते हो, दिमाग में इंफॉर्मेशन भरते हो, आप लिसन करते हो तो आप दिमाग में इंफॉर्मेशन भरते हो, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, रीड किया है तो रिस्पॉन्ड किया है आपने, आउटपुट राइटिंग के अंदर। इसी तरह से आपने लिसन किया है तो फिर आप प्रोसेस में गए और फिर आपने आउटपुट दिया है, जवाब दिया है स्पीकिंग के अंदर। तो इसका मतलब सर हमारी रीडिंग अच्छी हो गई और हमारी लिसनिंग अच्छी हो गई, अगर हम अच्छा सुनेंगे और अच्छा पढ़ेंगे तो हम अच्छा बोलेंगे भी और हम अच्छा लिखेंगे भी, सही है। तो इन दो चीजों के ऊपर हमने बड़ा काम करना है, ये दो चीजें जो है वो आपका कंटेंट बनाएगी और फिर आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो इस तरह से होगी। तो ये है जी कंटेंट और लैंग्वेज। तो हमने कंटेंट और लैंग्वेज के ऊपर बड़ा काम करना है बेटा, क्योंकि कंटेंट अगर ठीक है तो फिर काम ठीक हो रहा है। अगर कंटेंट ठीक नहीं, आप सही नहीं सोच रहे हैं, आप रेलेवेंट नहीं सोच रहे हैं, तो परेशानी है यहाँ पर। अगर आपका रेलेवेंट सोचना सही है तो फिर आपका आंसर जिस तरह का भी हो चलेगा। भाई देखें, सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ लैंग्वेज जो है ना वो सेकेंडरी, सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज जो है ना मेरी बेसिक, वो कंटेंट है, ठीक है। आप बोलोगे सर लैंग्वेज का पेपर है, कंटेंट की बात कहाँ से आ रही है? कंटेंट की बात आएगी ना बेटा, सही सोचना भी तो जरूरी है, सही सोच कर जवाब देना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही सही सोचेंगे बहुत जरूरी है। आपने बहुत, आप लोग चूंकि अभी इस दौर में रहते हैं तो आपने बहुत सारे सोशल मीडियाज देखे हुए होंगे,
ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर जो है पता है क्या होता है, डिफरेंट तरह के जी आपके पास वो हैं, यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, टिकटॉकर्स हैं, और रील्स रील्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ही पता है कि जिसका कंटेंट अच्छा होता है वो लॉन्ग टर्म खाता है, और जिसका कंटेंट जो है वो कंटेंट ही नहीं होता, एक दो एक्सप्रेशन के ऊपर पॉपुलर हो जाते हैं, तो वो ज्यादा दिन तो नहीं चलते। तो इसलिए आपको पायदार बनना है तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपको अगर लॉन्ग टर्म पे जाना है तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर कंटेंट ठीक है तो सही है, काम बन रहा है, और कंटेंट ठीक नहीं है तो फिर काम नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें आपके कंटेंट के ऊपर बेस करती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? क्या आप सबको मेरी बात समझ में आती है? कंटेंट और लैंग्वेज के ऊपर हम काम करेंगे तो हमारी ये सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह आराम से हो जाएंगी। अगर क्लियर है तो चैट पे क्लियर लिख दीजिएगा, अगर कोई मसला है, सवाल है तो वो पूछ लीजिए। चले जी। अच्छा, तो हम इंशाल्लाह फिर एक हम फॉर्म सर्कुलेट करवाएंगे आपके ग्रुपों के अंदर। तो उसमें बता दीजिएगा जो अक्टूबर नवंबर वाले होंगे, फिर उनके अक्टूबर नवंबर की अभी इंशाल्लाह जो है वो 3 क्लासेस होंगी वीक में, 3 to 4 आवर्स की क्लासेस होंगी, ठीक है, अभी। और जो बाकी होंगे मई जून वाले, उनके जी आपकी क्लासेस जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन होंगी अभी। और इंशाल्लाह फिर आगे जाके फिर आप लोगों का स्केड्यूल बढ़ेगा, और जिस तरह से इंशाल्लाह वो चीज़ें होती रहेंगी। चले भाई, ओके, तला, जैद, ठीक है बेटा, क्लियर है, अयान क्लियर, सालिया क्लियर, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें बेटा, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बासुल दस्तयाबी सेहत आप लोगों से मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।